वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों फिर से स्वागत है कॉफी विद सुमित जैन से सुमित जी का। सुमित भैया को मैं आज दूसरी बल्कि तीसरी बार परेशान कर रहा हूं। मामला इतना इंपॉर्टेंट था और हमने जब डिस्कस किया, मैंने पहले तो मैं इस टॉपिक को खुद डिस्कस करने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब ये टॉपिक कहीं ना कहीं भैया से ही समझेंगे, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल और पॉलिटिको इकोनॉमिक मामलों में जितनी अच्छी पकड़ है, दैट इज अल्टीमेट, खासकर जहां इकोनॉमिक इश्यूज जुड़ जाते हैं। मामला कहीं ना कहीं अडानी से जुड़ा हुआ है, और अडानी से जिस तरीके से मामला जुड़ा हुआ है, इसे अगर आप फर्दर हम लोग देखते हैं तो मामला ये है कि अडानी के खिलाफ, क्या नाम है, अमेरिका के अंदर अडानी ग्रीन नाम से जो कंपनी है उसके अंदर एक इंक्वायरी बैठी है, और वो इंक्वायरी साफ तौर पर कह रही है कि अडानी ग्रुप ने इंडिया में ब्राइबरी दी है, और एंटी करप्शन जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग, अमेरिका के एंटी करप्शन लॉ के अकॉर्डिंग अडानी है उसके ऊपर केस चलेगा। अब मामला यह है कि ब्लूमबर्ग न्यूज ने इसको रिपोर्ट किया है, और यूएस इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं इस अडानी जो ग्रीन है इसके ऊपर ब्राइबरी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, गौतम अडानी एंड इनके ऊपर। यहां पर गौतम अडानी की तरफ से भी साफ आ चुका है कि देखो भैया, हमारा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है उसका एक ब्राइबरी केस है जो हमारे ऊपर तुम मरने की कोशिश कर रहे हो, हमारा इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। अब खेल यहीं से दिखाई दे रहा है भैया। जॉर्ज सोरोस जो साफ कह रहा है कि इंडिया में मोदी जैसा बंदा नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। उसके बाद एकदम से कभी खालिस्तान मूवमेंट, कभी किसान आंदोलन, कभी पहलवान आंदोलन, कभी कोई आंदोलन, कभी कोई आंदोलन, कभी कोई आंदोलन, लगातार एक सीरीज ऑफ मूवमेंट्स चल रहा है। अब जब ये सारा मामला था तो इन्होंने एक बड़ा तगड़ा शगुफा निकाला जो चला नहीं, वो था इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला। इलेक्टोरल बॉन्ड्स निकाले तो इसलिए थे कि कहीं ना कहीं पता लगेगा, जोश में इन्होंने निकाले कि कहीं, और ये जब लॉ बना उसी टाइम पर आ गया था कि भैया पता लगेगा कि असलियत में मामला ये है। वो ग्रीन वाला, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो हमारे उम्मीद थी कि अडानी अंबानी उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू बीजेपी को पैसा दे रही है। 11,000 करोड़ रुपए उनके पास जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन आया हुआ है। लेकिन पता लगा बीजेपी के वो और अडानी अंबानी का तो मामला पता नहीं कहां अटक के रह गया। सवाल तो तब शुरू हुए जब टीएमसी जैसी छोटे से एक स्टेट के अंदर जो पार्टी है उसके पास 3,500 करोड़ के आसपास का डोनेशन आ गया। उसके बाद पता लगा कांग्रेस, जिसके पास 2 या 3 स्टेट्स में गवर्नमेंट है, उसके पास इतना पैसा है। उसके बाद कभी टीडीपी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। जितना मोदी को फंसाने चले थे उससे ज्यादा विपक्ष खुद फंस गया अपने जाल में। अब भैया मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अडानी को फंसाने, यहां मोदी को फंसाने चले थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले में, ये खुद फंस गए। अब एकदम से अडानी का, अब अडानी अंबानी के बारे में एक चीज एस्टेब्लिश करते हैं ये लोग कि अडानी और अंबानी जो है, मेरी क्लास में भी एक बच्चे ने कहा मुझे, सर आप तो क्या बात कर रहे हैं, मोदी सरकार तो सिर्फ एक फिलॉसफी पे है, हम दो हमारे दो। हम दो कौन? मोदी अमित शाह। हमारे दो कौन? अडानी अंबानी। कहते चारों गुजरातियों ने मिलकर हिंदुस्तान लूट लिया। दिस वाज द माइंडसेट। अब ये चीज मैंने कहा कैसे, कि राहुल गांधी रोज कहता फिर रहा है। राहुल गांधी ने एक नैरेटिव खड़ा किया अडानी अंबानी। वो अडानी अंबानी नैरेटिव कहां जाके दिखाई दे रहा है साफ तौर पर? अमेरिका में। क्या बकवास है ये, और क्या कहां जा रहा है ये देश भैया? हम निटी ग्रिटी डिटेल्स में नहीं जा रहे, खेल क्या है वो बाद में देखेंगे। हम सिर्फ बेसिक उस पे है कि ये खेल डीप स्टेट का है क्या, और मोदी ही क्यों, मोदी से इतनी नफरत क्यों या इतनी दुश्मनी क्यों? अरे जी, पहली बात ये है, वी ऑल अंडरस्टैंड वन थिंग कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऑपोजिशन की तरफ से चलाया गया एक फंडा था। फंडा ये था कि मोदी जी को घेरना है। अब मोदी जी को घेरना क्यों है? क्योंकि आदमी डिलीवर कर रहा है, और डिलीवर भी ऐसे कर रहा है कि बड़े बड़ों के जो नींदें हराम करी पड़ी हैं, जीतने की कोई उम्मीद नहीं है,
इसलिए कोई ऐसा मुद्दा डाला जाए जिसपे ये शो किया जाए कि मोदी जी, दो चीजें हैं जो इनकी स्ट्रांग है उसे वीक दिखाया जाए। एक, ये करप्ट नहीं है, तो उसको इलेक्टोरल बॉन्ड का एक ऐसा चूरन दिया जाए, लोगों को समझ आएगा नहीं, मोदी जी का नाम खराब हो जाएगा। कैसे? इनको ये लग रहा था कि रिलायंस में और अदानी ने, यानी कि अंबानी एंड अदानी, इन दोनों ने पैसा लगाया होगा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर। जैसे ही उसका खुलासा होगा, मोदी जी घिर जाएंगे। राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट थी इतनी देर से कि भाई अदानी से पैसे लेते हैं, ये एक दूसरे की जेब में हाथ डाला हुआ है, वो उजागर हो जाएगा, हम इसे उछालेंगे, इलेक्शंस में फर्क पड़ेगा। अब इतनी अकल तो आपको भी पता है कि भाई इतनी अकल राहुल गांधी के अंदर तो हो नहीं सकती। कोई पीछे से पर्ची बना के देता है, वो वहीं जाकर पढ़ देता है। पर्ची कहां से आती है? दो ही लोग हैं, सोरोस एंड चाइना। दोनों लगे हुए हैं कि कहीं मोदी जी हाय वापिस ना आ जाए, क्योंकि इन्होंने आकर तीसरी टर्म है, ऐसी वाट लगानी है इन दोनों की। सोरोस तो दुकान बंद करके चला गया यहां से, चाइना की दुकान बंद होने के कगार पर है, और थर्ड टर्म शुरू होते ही चाइना की दुकान भी बंद हो जाएगी भारत से, ये भी चाइना को मालूम है। अब जब वो कार्ड फिका नीचे, उसके बाद शुरू हो गया दोबारा से अडानी के ऊपर अटैक। यानी कि पहले अटैक करना था मोदी के ऊपर थ्रू इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जाना था अदानी के घर में, वो नहीं हुआ, तो अब अदानी के ऊपर दोबारा जैसे पहले शुरू हुआ था। पिछले 1.5 साल में भी हमने वही देखा। एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ? हम दो स्टेट्स हार गए, कर्नाटका और हिमाचल के जो रिजल्ट्स थे उसके ऊपर इफेक्ट हुआ। जब स्टॉक मार्केट को क्रैश करने की कोशिश करी गई, हमने वो गंदी रिपोर्ट देखी जिसका बेस ही जीरो था। और अब हिंडनबर्ग उसकी जो वाली। हिंडनबर्ग वाली और उसकी जो रिपोर्ट है उसके कारण ही एक इफेक्ट आता है लोगों के दिमाग के ऊपर। बाद में पता लगा भी ये तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, 1.5 साल केस चला, पता लगा उस तो रिपोर्ट ही फेक है, किसी डीप फेक स्टेट वालों ने इसे छापा है, इसके पीछे रियलिटी जीरो है। लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था, दो स्टेट हम हार चुके थे। अब दोबारा से वही हरकत करनी शुरू कर दी कि यहां पर ब्राइब दी गई है। भाई कौन बोल रहा है? बाइडेन की टीम बोल रही है कि भारत में अडानी की कंपनी ने ब्राइब दी है। ब्राइब किसको दी है? क्या बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन को दी है? दी है तो भारत में किसी को दी होगी। फिर अगर भारत में किसी को ब्राइब दी है तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर तुम्हें ब्राइब से इतनी ही नफरत है तो भैया हंटर बाइडेन की जो इतनी रिपोर्टें हैं उसी को उजागर कर देते। फिर चाइना से पैसे लिए हैं, यूक्रेन से पैसे लिए हुए हैं, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिससे आपने ब्राइब ना ली हो, अपने बेटे को ना दिलाई हो, और वो निकम्मा लड़का जो सारा दिन नशे के धुत में पड़ा रहता है, उसे महीने के हर एक महीने पैसे आते हैं चाइना से भी और यूक्रेन से भी। अगर आप इतने ही दूध के दूल्हे थे, अपने बेटे का लैपटॉप ही दिखा देते, उसमें क्या कुछ है, उसकी ब्राइब के जो केसेस हैं वही दिखा देते। नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अपना बेटा है, अपनी गवर्नमेंट है। और यहां पर अदानी को अटैक, ताकि अगर इन्होंने एक चीज देख ली कि भारत का जो जो वोटर है वो बहुत इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, उसी सेंटिमेंट्स को वो यूज करते हैं, उसी को यूज करके ये इलेक्शंस को जीतते भी हैं और हरवाते भी हैं। और कोई भी मुद्दा नहीं है जो लोगों को समझने की जरूरत है। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक ही रीजन के कारण उछाला गया, सुप्रीम कोर्ट तक को यूज किया गया कि ये अब मजा आएगा। मीडिया ने भी बड़ा बढ़ चढ़कर रविश क्रिएट करने की कोशिश करी अमेरिका में बैठकर, लेकिन रविश भी यहां पर रविश नहीं फैला सका, क्योंकि मुद्दा ही उल्टा पड़ गया। अरे भाई, अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड इतनी ही बड़ी धांधली थी 2 नंबर के पैसे की कि इससे करप्शन बढ़ता था, तो फिर आप मना कर देते, आपने पैसे क्यों लिए? और अगर दर्द यह है कि 50% पैसे बीजेपी को आए हैं, हमें नहीं मिले, यह भी दर्द है कि भाई 50% पैसे तो बीजेपी लेगी। पैसे किसने दिए? कॉरपोरेट्स ने। और मैं कॉरपोरेट का आदमी हूं, हम घोड़ों पे पैसे लगाते हैं, गधों पे नहीं। तो अगर उन्होंने ऑपोजिशन पर पैसा नहीं लगाया है, उन्हें मालूम है कि ये गधे पे आए थे, गधों पर ही रहने वाले हैं, और ये गधे भी नहीं है, ये सब बकरी वाले हैं।
अब बकरी तो इनके पास भी सेफ नहीं है भाई, उनके घर में तो इनकी बीवी और बेटी सेफ नहीं होती, बकरी कहां से सेफ रहेगी। तो अब कॉर्पोरेट्स को भी मालूम है कि ये बकरी वाले हैं, इनके ऊपर पैसा लगाना बेवकूफी है। और अभी तो 400 पार की बातें हो रही हैं, हम इस टाइम पर इन बकरी वालों के ऊपर पैसे क्यों लगाए, पैसे नहीं मिले तो इसीलिए दर्द भी है। और इसका दर्द अमेरिका में क्यों दिख रहा है, भारत में किसी ने ब्राइब किया और दर्द अमेरिका को। रीजन एक ही है, रीजन है मोदी। मोदी को हटाना है, क्योंकि मोदी को हटाएंगे, जो आंख में आंख डाल के बात करता है वो बर्दाश्त नहीं है अमेरिका को और डीप स्टेट को भी, क्योंकि वो अपनी टर्म्स को हमारे ऊपर डिक्टेट नहीं कर पा रहे। ना चाइना कर पा रहा है, ना ही अमेरिका का डीप स्टेट कर पा रहा है, इसीलिए अटैक है मोदी के ऊपर। वो जब दाल नहीं गली तो दाल ही चेंज कर दी, अब आ गए दोबारा से अदानी के ऊपर कि हो सकता है इसमें 10-20 सीट्स कांग्रेस की या ऑपोजिशन वालों की इंक्रीज हो जाए। दैट्स ऑल, मुद्दा ये है और कुछ भी नहीं है। भैया मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि बोलिए। अमेरिका में एक लाइजनिंग लॉ है, जहां तक मुझे पता है कि अमेरिका में आप कंपनी की लाइजनिंग करने के लिए जो ब्राइब दी जाती है वो भी एक तरीके की लाइजनिंग है। इंडिया में वो लाइजनिंग लॉ नहीं है, लाइजनिंग इज नॉट अलाउड इन इंडिया। आप टोटल प्रोजेक्ट का 10% तक या कुछ ऐसा एक अमाउंट है वो आप लाइजनिंग के लिए दे सकते हैं, यानी आप टोटल प्रोजेक्ट का 10% हिस्सा रिश्वत के तौर पर दे सकते हैं। वहां ये लाइजनिंग लीगल है, हमारे सब लोगों को पता होना चाहिए कि वहां यस, लीगल है। क्योंकि यहां पर एक लेडी थी, उसका नाम मैं भूल गया, उसका भी एक केस आया था जब ये उसमें टाटा का नाम भी उछला था, नीरा राडिया केस। उस टाइम पर पता लगा था कि अमेरिका के अंदर तो लाइजनिंग लीगल है, वो तो इस लाइजनिंग के लिए 10% का अमाउंट रखते हैं लोगों को पार्टी देने के लिए, खर्च करने के लिए, पैसा लेने के लिए, ताकि, और नेताओं को, इवन नेताओं को पैसा देने के लिए, ताकि उनके मामले में पॉजिटिव हो पाए एटमॉस्फियर। नीरा राइडिया केस आया था तब भी तो यही केस था भैया। उस टाइम पर इन्होंने, अमेरिकन्स ने कभी किसी कंपनी के अगेंस्ट ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं नहीं करी, बनाई, नहीं बढ़ाई। कोई इंक्वायरी नहीं थी। नीरा राडिया केस में था मामला, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं करी। लेकिन अब क्या मामला है, ऐसा क्या हो गया कि एकदम से इनको इंक्वायरी करनी बैठ गई। दूसरी एक चीज छोटी सी और, हंटर बाइडन का आपने नाम उठाया, सिर्फ हंटर बाइडन ही क्यों, पूरे का पूरा जितने भी ये डिप्लोमेट्स हैं, इन सबके अगर कॉलर खंगाल के देख ली जाए तो ये लोग जो लॉबिंग करते हैं, जिसे हम लॉबिंग कहते हैं, लॉबिस्ट कहते हैं, वो सारे पैसे खा के तो लॉबिंग करते हैं। यस, मतलब अपनी कंट्री में जो लॉबिंग है वो जायज है, हमारी कंट्री में अगर जरा सा भी कोई कुछ कर दे, ना 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 ना, यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। ये दोगलापन नहीं है तो और क्या है भैया। पहली बात ये रवि जी, हमारे देश में हम कैसे चलाएंगे ये अमेरिका हमें बताएगा। हु आर दे टू टेल यही अस कि हम प्रॉब्लम है। किससे पैसे लेते हैं, किससे नहीं लेते, कौन दे रहा है, किसके लिए दे रहा है। मुद्दा सिर्फ अदानी का ही नहीं है, मुद्दा ग्रीन कंपनी का भी है। हम्म, देखिए, एक तीर है, निशाने बहुत हैं। 24 के इलेक्शन निशाने हैं, उसके बाद ग्रीन भी है। अदानी जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर घुसता जा रहा है, बहुत बड़े ड्रीम्स हैं। सोलर का जो प्लान है, जो भारत का भी प्लान है कि 1 करोड़ घरों में हम सोलर पैनल लगाने वाले हैं, उसके अंदर भी अदानी बहुत लेवल पर घुसने वाला है। उसमें ना तो चाइनीज कंपनीज को एंट्री है, ना ही अमेरिकन को है। भारत में ही बनेगा, भारत में ही लगेगा। ये भी मुद्दा है कि भारत चाहता है कि अगले 5 साल में ऑयल की मार्केट से बाहर निकला जाए, आत्मनिर्भर बना जाए, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी में घुसा जाए। और इसको करने के लिए अदानी आगे है। इसको अटैक करेंगे, इसको बंद कराएंगे, मोनोपोली खत्म करेंगे, भारत की जो डिपेंडेंसी है वो इंक्रीज रहे, यानी कि हमारी डिपेंडेंसी ऑयल की मार्केट के ऊपर बनी रहे। मुद्दे बहुत हैं, 24 का इलेक्शन मेजर है, मुद्दा लॉन्ग टर्म भी है। जो पॉलिटिक्स होती है, मैं हमेशा बोलता हूं, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स दोनों शॉर्ट टर्म गेम्स नहीं होती, ये बहुत लंबी चालें होती हैं शतरंज की। हर पासा जो है देखना पड़ता है कि अगले 10 स्टेप्स क्या होने वाली हैं। लड़ाई है 2028 की,
जब भारत कहता है कि मैं ऑयल की मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी जीरो कर दूंगा, इथेनॉल अपने भारत में बनाऊंगा, तेल इंपोर्ट नहीं करूंगा, और दुनिया के सबसे बड़ी लॉबी कौन सी है? तेल ही की तो है। तो ये लॉबी नहीं चाहती कि मोदी जी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को यूज करके ये जो काम कर रहे हैं, ये काम ना हो। दैट इज वाई ये अटैक है अदानी के ऊपर, मोदी के ऊपर और भारत के ऊपर। हु द हेल आर यू? मैं एज अ भारतीय पूछता हूं, हु इज अमेरिका टू टेल अस कि मैं किससे पैसे लेता हूं, किससे नहीं लेता? यानी कि आप भी जब कल जो रिश्वत लेते हैं, जिसको लॉबिस्ट बोलते हैं हम लोग, उनसे पैसे लेते हैं, तो क्या हमें भी इंटरफेयर करना चाहिए? बिकॉज अगर तुम ओल्डेस्ट अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हो, तो हम भी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड लार्जेस्ट एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकती है। क्या अगर आप हमारी कंट्री में इंटरफेयर कर सकते हैं, तो कल को हम भी इंटरफेयर करेंगे? उसका ये जवाब भी देना पसंद नहीं करते। नहीं। मैंने हंटर बाइडेन का आंसर या क्वेश्चन जो भी है, वो मैंने क्यों क्वेश्चन मार्क लगाया था? क्योंकि वो सुर्खियों में है। जो बाकी के ये लेते हैं रिश्वत अंडर द टेबल, ओवर द टेबल, इधर उधर करके, उसके बारे में बात इसलिए नहीं करते बिकॉज पब्लिक डोमेन में ये बातें आती नहीं है। हंटर बाइडेन की तो ओपन मार्केट में अंदर है, तो ओपनली हम बात भी कर सकते हैं। व्हेन यू आर टेकिंग इट, योर सन इज टेकिंग इट, तो जायज है। और हमारे यहाँ पे अभी तो प्रूव हुआ नहीं है, साल भर केस चलेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इसको अच्छी तरह से खदेड़ेगा, और एक साल के बाद रिपोर्ट ये आएगी कि ये फेक न्यूज थी ब्लूमबर्ग की। हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं। ब्लूमबर्ग माफी भी नहीं मांगेगा, क्योंकि अमेरिकन, ये एक न्यूज एजेंसी है। तो ये कुछ होगा, लेकिन उसका जो डैमेज है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऑलरेडी इलेक्शंस के अंदर हमें देखने को मिले, और टारगेट भी वही है। उनको भी मालूम है कि 400 पार होने वाला है, कैसे करके भी इलेक्शन तो हरा नहीं सकते। 2/3 की जो आंकड़ा है, उसे पार करने में तो दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। वही है मुद्दा। असलियत में आपने जो कहा ना कि असलियत भाई हरा तो नहीं सकते, ये पक्का है। राम मंदिर के बाद ईवीएम हैक हो चुकी है, और रही यस सही कसर, सीएए ने उस हैकिंग के अंदर सील लगा दी है कि हैक्ड ही सील हो गई है। अब सर, ये देखना पड़ेगा कि कितने बूथ के अंदर अपोजिशन को जीरो मिलते हैं देखिए हरि जी, बूथ के अकॉर्डिंग। मैं अभी कल परसों मैं जयपुर के पास था। वहां पर मंदिर था कृष्ण जी का, और खाटू नारे श्याम लग जी। रहे थे जय खाटू श्याम जी का, और वहां पर नारे लग रहे थे जय श्री राम के। तो उसी से आपको समझ आएगा। अब तो ये भी पता नहीं लगता कि भाई मंदिर किसका है, कौन से भगवान का है, कौन से देवी देवता का है। जय श्री राम ही है, और कुछ भी सूझ नहीं रहा लोगों को। और वहां पर जब मैंने लोगों को पूछा, अब की बार, कहते 400 पार। मतलब कि नारा ही ऐसा हो गया है, अब की बार 400 पार। और यही दिक्कत है। दिक्कत क्यों है? अमेरिका हो या सोरोज हो, वो चाइना हो या पाकिस्तान हो या बकरी वाले हो, इन सबको मालूम है 400 पार होते ही जो कॉन्स्टिट्यूशन में 47 से लेकर अब तक गलतियां हुई हैं, वो सारी रिवर्स कर दी जाएंगी। कॉलेजियम सिस्टम को ध्वस्त कर दिया जाएगा, इनकी दादागिरी खत्म कर दी जाएगी। और दूसरी बात, जब 400 पार होगा, तो पूरे दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री सामने दिखेगी दुनिया को। उससे क्या होगा? दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भारत में ही आएंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट है, डिलीवरिंग गवर्नमेंट है, लंबे तौर की पॉलिसीज हैं, यहां पर इन्वेस्टमेंट्स सेफ हैं। इसलिए जब वो सारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, वही दिक्कत है चाइना को भी, अमेरिका को भी, सोरोस को भी, बकरी वालों को भी। और हमारा मीडिया उन्हीं की ट्यून पर नाचता भी है। अगर आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि कैसे चाइना में दिक्कत है मोदी जी से। क्यों? क्योंकि वो सब काम कर रहे हैं जो इन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था, कि भारत में कभी ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो आंख में आंख डालकर बात करेगी, इनके सामने झुकेगी नहीं, और नाक लाल कर कर वापस भेजेगी बॉर्डर से। तो समझिए बात को, ये तारें बहुत लंबी हैं। मुद्दा 24 का इलेक्शन है, साथ में लॉन्ग टर्म है कि कहीं भारत 2028 तक इंपोर्ट ऑफ तेल बंद क्या, खत्म ही ना कर दे। और अडानी बहुत बड़ी कड़ी है उस सारे श्रृंखला में।
मैं यहां पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि ये अडानी जी आज से टारगेट पे नहीं है। जब 2008 का ताज अटैक हुआ था तो ताज अटैक के मामले को अगर आप लोग याद करें तो अडानी जी ताज अटैक के टाइम पर ताज होटल के अंदर मौजूद थे यस। और 3 मिनिस्टर्स आने वाले थे जो कि वो लोग वजीर की बात कर रहे थे। और अगर देखा जाए तो आप लोग जाके शेड्यूल चेक करिए, वो तीनों के तीनों वजीर जो हैं आज की सरकार के अंदर एमिनेंट पोजीशन पर है। यानी इन 4 लोगों को जो कि नेशनलिस्ट हैं तभी मारने की कोशिश की गई थी और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी उस टाइम पर। एक बात। दूसरी बात, ये आज से नहीं है, ये अडानी और मोदी और अमित शाह ये और 2-4 और इन सबके ऊपर निशाना उस दिन से है जिस दिन से एक चीज कंफर्म हो गई कि गुजरात के अंदर 2007 का इलेक्शन जीत गए और उसके बाद पूरे का पूरा एक आरएसएस और बीजेपी इवन जितने उस टाइम के नेशनलिस्ट थे इसके अंदर एक मोदी जी के अंदर एक पोटेंशियल नेशनल लीडर के छवि देखने लगे थे। क्योंकि बाला साहेब ठाकरे का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने आडवाणी जी को कहा था कि आडवाणी जी, मोदी गया समझ लो गुजरात गया और गुजरात गया समझ लो बहुत कुछ गया। ये जो स्टेटमेंट था ये उस टाइम से, तो ये तब से रडार पे हमेशा से रहे हैं। 2014 में जो हुआ उसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन जो भी था वो कॉन्स्पिरेसी ऑफ डीप स्टेट फेल हो गई। 2011 से जो अन्ना हजारे मूवमेंट खड़ा किया गया और उसमें केजरीवाल जैसों को प्रोजेक्ट किया गया, वहां पर ये नेशनलिस्ट आकर खड़े हो गए। प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया, नेशनलिस्ट आकर खड़े हो गए। आज इन्हीं नेशनलिस्टों को हटाने की कोशिश है, कैसे भी करके इन्हें हटाना है। और हमने भी कसम खा रखी है, इन्हें जाने नहीं देना। 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जिस दिन आ जाएंगे मैं जाने दूंगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हो हरि जी। मैं हमेशा बोलता हूं कॉर्पोरेट के लोग जो होते हैं, वी आर वेरी स्मार्ट, नॉट कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट वी आर हैविंग अ फोर साइटेडनेस। हमें पहचान हो जाती है कौन गधा है कौन घोड़ा है। और अदानी जी को मोदी जी के अंदर शेर दिखता है, घोड़ा भी नहीं, कि ये आदमी है जिसके ऊपर पैसा लगाना चाहिए। और अगर वो आदमी मोदी जी के किसी भी इशारे के ऊपर कुछ भी वो देश के लिए करना चाहते हैं मोदी जी, अदानी ने हमेशा ही सपोर्ट किया है। आपको याद होगा इवन जब वो सीएम थे मोदी जी गुजरात के अंदर, तब भी अदानी ने बहुत सपोर्ट किया था एज फार एज डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इज कंसर्न। जब ये नेशनल लेवल पर मोदी जी आए तो उसने नेशनल लेवल पर हमें सपोर्ट करना शुरू किया। और जब अब मोदी जी भारत को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाने की बात करते हैं तो इंटरनेशनली भी वो आदमी हमें सपोर्ट कर रहा है। नेशनलिस्ट वही होते हैं जो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, जो देश की तरक्की के लिए हो। ये सारे काम, यस देयर इज अ कमर्शियल एंगल बिहाइंड इट, बट देश प्रथम है मोदी के लिए भी और अदानी के लिए भी। इसलिए ये दोनों ही अंडर अटैक हैं। भाई आपको क्या लगता है सिर्फ अदानी है जो मोदी जी को सपोर्ट करता है? क्या कांग्रेस के टाइम पर रिलायंस ने उनको सपोर्ट नहीं किया? बड़ा ओपन है, कोई सीक्रेट नहीं है। क्या किसी ने रिलायंस को टारगेट किया? कभी भी नहीं। क्या कांग्रेस को किसी ने टारगेट किया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सबकी ट्यून के आगे नाचते थे। अरे भाई, हिस्ट्री ही डांसिंग से तो शुरू करी थी पोल के ऊपर, तो वो हिस्ट्री जाती नहीं है कई लोगों की। मेरा एक चीज मैं इसमें इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा भैया। इंफॉर्मेशन ये है यहाँ पर कि अगर हम इसमें देखें ना, लिटरली एक क्वेश्चन जो है मेरा, वो मतलब एक ओपिनियन है, क्वेश्चन नहीं है ओपिनियन है, कि हमारी कंट्री के अंदर ये जो जितने वो जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, खासकर अडानी अंबानी मेनली, इनको बड़े विलन की फॉर्म में देखा जाता है। क्योंकि ये कंपेयर करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। मैं इन सारे गधों को एक बात बताना चाहता हूं कि हे प्रभु मान जाओ, वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लिए बुरी थी, लेकिन पूरी दुनिया से पैसा कमा के उसने ब्रिटेन को नंबर 1, छोटे से आइलैंड को नंबर 1 बना दिया था उसने। आप उस कंपनी की लॉयल्टी देखिए, उसने पूरी दुनिया का 51% हिस्सा, 51% पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड जीत के छोटे से आइलैंड को दे दिया था एक कंपनी ने। दूसरी बात, वॉरियर्स जरूरी नहीं है हमारे बॉर्डर पे खड़े हुए हो,
वॉरियर जरूरी नहीं यूट्यूब पे बैठे हुए हो, ये कंपनियां भी हमारी वॉरियर हैं। आपकी जेब में जो गूगल है, एंड्रॉयड है, ये कंपनियां हैं, सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, ये सारी विदेशी कंपनियां हैं जो आपकी जेब तक के ऊपर कंट्रोल कर गई हैं। हमारी वो कंपनियां कहां हैं? आज गूगल बंद हो जाए, या यूं कहें आज गूगल चाहे तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका को पकड़ा देगा। ओप्पो वीवो सारी इंफॉर्मेशन चाइना को पकड़ा देते हैं। हमारी कंपनियां कहां हैं? और हमारे यहां बैठे हुए बेवकूफ गधे इन कंपनियों को बेवकूफ कंपनियों से दुश्मनी बोल रहे हैं, जबकि कंपनियां ही असली वॉरियर हैं। ये सच में कंपनियां ही तो असली वॉरियर हैं। इन्हें कंट्रोल करके रखना चाहिए, इनको मारना नहीं चाहिए। रशिया इसलिए हारा क्योंकि इसकी कंपनीज नहीं थी, इसने लोगों के दिलो दिमाग पे, जेब पे कब्जा नहीं किया। चाइना को हरा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, लगभग पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई थी, लेकिन हरा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उसकी कंपनियां छोटी छोटी जगहों पर खड़ी हुई है और उन्हें हारने नहीं दिया देश को। गधा है जो इन कंपनियों को विलन की फॉर्म में देख रहा है। माफ कीजिएगा लेकिन आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड्स, लेकिन क्या करें। जी भैया। जो बड़ी कंट्रीज होती हैं, मैं बोलूंगा कोई भी कंट्री होती है, उस कंट्री की जो बड़ी कंपनीज हैं, उन्हें हमेशा ही उस कंट्री का जो प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब अली बाबा बहुत बड़ा था, तो सारे दुनिया के अंदर जो पेमेंट सिस्टम्स हैं, जो क्योंकि अली बाबा बहुत बड़ा पेमेंट्स का गेटवे चलाता है चाइना के अंदर, उसे प्रमोट किया गया। और उनका जो प्रेसिडेंट है, वो दुनिया में जाकर बोलता था, देखिए हमारा अली बाबा। अगर वो कहीं जाते हैं तो अपनी कंट्रीज को प्रमोट करते थे, जैसे इनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मोबाइल सिस्टम्स हैं, ये इन्होंने हमेशा प्रमोट किया। इसका मतलब क्या ये है कि शी जिनपिंग उनसे पैसे ले खाते हैं, उन कंपनी से कमीशन मिलता है? ऐसा नहीं है। अगर आपको याद होगा कि जब मैक्रोन भारत में आए थे, तो उन्होंने राफेल के साथ डील करने की बात खुद बोली थी। क्या मैक्रोन ने राफेल की जो डिसॉल्ट है उससे पैसा खाया था? आंसर इज नो। क्या बाइडन जब भी आता है बोइंग की बात करता है, क्या बोइंग से पैसा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका खाता है? ऐसा नहीं है। हर कंट्री का जो प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, वो अपने कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रमोट करते हैं, ताकि पूरे दुनिया में एक दबदबा बने। लेकिन इसी चीज को भारत में उल्टा दिखाया जाता है। जब खुद होते हैं गवर्नमेंट में, तो उन्हीं के साथ मिलकर ये पैसे बनाते हैं, और जब ऑपोजिशन में होते हैं तो बोलते हैं ये तो मोदी जी को पैसे खिला रहे हैं। मतलब कि ये जो काम खुद करते हैं, वो काम दूसरों के ऊपर थोपने की बात करते हैं, और लोगों के अंदर ये दिमाग में डालते हैं ये करप्ट है। दूसरा बात, ये सिर्फ यही नहीं है कि हमारे जो भारत में लोग बोलते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां ये लोगों का खून चूस रही हैं, बिकॉज ऑपोजिशन या मीडिया इन चीजों को फैलाता है। हमारी जो मूवीज बनती हैं, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि हमेशा दिखाया जाएगा कि कॉर्पोरेट का एक बड़ा आदमी वो कंजूस भी दिखेगा, लोगों का खून भी चूस रहा होगा, कमीना सैलरीज दिखा, काट रहा कमीना होगा, कमीना कमीना दिखाएंगे उसे। दिखेगा। हाँ, कमीना दिखाएंगे, लोगों का खून चूस रहा होगा, बड़े बड़े महलों में रहता होगा, उसके घर के बाहर झोपड़े होंगी, और वो बोलेगा इनको तोड़ दो। आपने हमेशा देखा होगा कि मूवीज के अंदर ये प्रोजेक्शन है कि जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चोर है, चोरी करता है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मिलकर वो सारे काम करता है, और वो गरीबों का खून चूसता है। दैट मीन्स ये चीजें हमारे दिलो दिमाग में मीडिया के थ्रू, मूवीज के थ्रू, और ऑपोजिशन की स्पीचेस के थ्रू ये बिठा दी गई है। तो वो इमेज इतनी जल्दी से जा नहीं सकती। नया भारत है, टाइम लगेगा। नहीं, इस चीज में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये हमारे सारे कमाऊ पूत हैं देश के, हम सबके यस, को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कमाऊ पूत है। एक बात बताइए, इसराइल के पोर्ट के अंदर, हैफा पोर्ट, भैया चाइना ने बर्थ ले रखी थी, किसके पास इतना पैसा था जाके वहां खड़ा हो जाए? अडानी को एक चलो बार कहा भाई साहब चलो वो पोर्ट ले लो, और मजे की बात इसी अमेरिका ने दिलाई है। हैफा देखिए, पोर्ट इसी अमेरिका ने दिलाया है, और ग्रीस के अंदर 2 पोर्ट दिला दिए। या तो मोदी का रोल नहीं है तो अमेरिका का रोल है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए अडानी तो खड़ा हुआ था। आप सोच के देखिए, हमारी एक कंपनी, उसका साइज इतना बड़ा है कि चाइना जैसे को धूल में हमने रगड़ दिया है अच्छी तरह से, हम्म। एक कंपनी ने। अभी तो टाटा फील्ड में उतरा नहीं है,
500 प्लेन का ही तो ऑर्डर दिया है, ज्यादा तो हम हाँ, करते नहीं। और रिलायंस तो अभी पीछे बैठकर देख रहा है कि मैं क्या करूं। एक कंपनी ने इतनी बड़ी कंट्री का मिट्टी पलीत कर दी, उसको जैसे पंजाबी में यदि मिट्टी पलीत करके रखती है, और इसीलिए अडानी अंडर अटैक है। भाई, रिलायंस कोई छोटी कंपनी नहीं है, इन दोनों से बड़ी कंपनी टाटा है। टाटा को अटैक क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो इनकी फॉल्ट लाइंस को टच नहीं कर रहे, वो सेफली काम कर रहे हैं। जिस दिन वो भी इस मैदान में कूद जाएंगे, आप देखेंगे कि टाटा रिलायंस को भी रगड़ना वो शुरू करेंगे। लेकिन ये भारत है। मैं आपको एक चीज गारंटी से बोल सकता हूं, मैं चाइना में रहता हूं, मुझे मालूम है कि डर किससे है। और चाइना खुद ओपनली बोलता है, हमें डर एक ही आदमी से है, जो माउंट एवरेस्ट की तरह चाइना और भारत के बीच में खड़ा है, वह है मोदी। और मोदी से डर क्यों? मोदी से डर इसलिए है क्योंकि मोदी के पास एक विजन है विकसित भारत का, जो विजन 2047 का। 47 का। और ये विजन कभी भी उन्होंने सोचा नहीं था कि भारत में किसी के पास होगा। दूसरा, एक और मुद्दा है जो मोदी जी ने खड़ा कर दिया, वो मुद्दा है नेशनल प्राइड का। ये नेशनल प्राइड भारत में कभी थी ही नहीं। मैं आपसे पूछता हूं हरिमोहन जी, क्या 2014 से पहले आपको एक नेशनल प्राइड की फीलिंग थी? मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं भारतीय हूं। कभी था ही नहीं। अरे भाई, भैया अगर प्राइड होती तो मैं भारत छोड़ के जाता ही क्यों? भैया 2008 में है ना, बैठ कर रोए थे, यस, परिवार भी रोया और हमारे दोस्त भी सारे बैठ के रोए कि भाई यार हमारा कंट्री जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्यों दुनिया के यस, सामने रो रहा है। क्या हमारी रीढ़ की हड्डी में इतना दम नहीं है कि हमारे 166 बंदे 10, वो जिसे कहते हैं ना, पिस्सू आके हमारे 166 बंदों को मार जाता है, और हमारी कंट्री में इतनी हिम्मत नहीं कि जाके एक रिटेलिएशन धंधा कर दे, क्योंकि उसे न्यूक्लियर वॉर से डर है। अरे भाई उनके भी तो मरेंगे, वो तो खत्म ही हो जाएगा, लेकिन कुछ तो करो। इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं थी इनकी। तो भैया वो जो नेशनल प्राइड की आप बात कर रहे हैं, आपको देश छोड़ के जाना पड़ा, हम नहीं गए, लेकिन हम यहां थे, हम रो रहे थे कि यार ये हुआ क्या मेरे देश के साथ। और आज फील देखिए, होता है कि यार हम उस टाइम पे 4 से 14 के टाइम पर कितने डिमोरलाइज थे और आज कितने कॉन्फिडेंट है। मेरे बीसीओ रिश्तेदार बाहर रहते हैं, उन सबसे फोन करके पूछता हूं ना, वो कहते हैं भाई हमें पता है हमारी आज क्या रेपुटेशन है दुनिया के अंदर, और वो यस, एक आदमी की वजह से, जैसा एक राजा आदमी वैसी की वजह प्रजा। से। यस, ऑफ कोर्स। और ये जो नेशनल प्राइड है, आपको क्या लगता है, नेशनल प्राइड के साथ साथ नेशनलिज्म भी बड़ा है? देश के लिए प्यार बड़ा है, देश के लिए मरने के लिए कुछ कोई जो है ना जुनून, ये पैदा हुआ है। और ये चीज चाइना सोचता था कि कभी भारत में आएगी ही नहीं, इसलिए इनकी फॉल्ट लाइंस को यूज करके हम इन्हें डिवाइडेड रखकर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं भारत के अंदर। और आज की डेट पे ऐसा है, इतने तीर सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे मीडिया के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू, सोरस के थ्रू, ऑपोजिशन के थ्रू और पप्पू के थ्रू, हमारे देश में इतने तीर मोदी जी के ऊपर डालने की, दागने की कोशिश की जाती है, लेकिन की तीर लगता ही नहीं है, क्योंकि कवच है, 3-4 कवच हैं। चबड़ी मोटी नहीं है मोदी जी की, लेकिन कवच ही कमबख्त नेशनलिज्म का है, हिंदुओं का, सनातन का और जय श्री राम का। क्या करेगा चाइना और क्या अब करेंगे तो इनके शक्ति तीर? भी, राहुल ने कहा नहीं नहीं नहीं, जय श्री राम कम पड़ रही है, शक्ति भी आएगी, जयती। शक्ति और भी मोदी आएगी, राम और और मोदी शक्ति जी दोनों मिल चुके हैं। और मोदी जी ने बोला है कि इस देश की जो 56 करोड़ नारियां हैं, वो सब मेरी शक्ति है। तो आप सोच लीजिए, 56 करोड़ तो कवच मोदी जी के ऊपर है। अरे ईवीएम हैक होने वाली है, देखते हैं, इवन हो चुकी है। एक हो चुकी है। चलो। मैंने जो क्या, हाँ भैया आप कह जो रहे थे मैं कुछ। नजारे जो मैं नजारे इस बार मैंने देखे हैं भारत में, शायद मैंने अंदर से कभी सोचा नहीं था कि भारत इतना चेंज हो जाएगा। भारत में एक झंडे के नीचे पूरे सनातनी उसके नीचे आ गए हैं। सिर्फ एक ही चीज रह गई है जो करने वाली है, वो है बेवकूफ सेकुलर हिंदुओं को सनातनी में कन्वर्ट करने की। बाकी सारा काम हो गया है। जिस दिन ये काम हो जाएगा, हमें कोई हरा नहीं सकता, ये भी गारंटी है। भैया अब उसका मैं क्या बताऊं,
मैंने एक बंदा था मेरे को हर दूसरे चौथे दिन कह देता था क्या वो राम मंदिर कब बन रहा है, कब बन रहा है। मैंने कहा जिस दिन बनेगा वोट दे देगा। कहता हाँ जिस दिन बनेगा वोट दे दूंगा। ठीक है भाई, अब बन गया। मैं उससे मिला, उससे पूछा, मैंने कहा वोट देगा? कहता है बन गया उसके लिए खुश हूं, लेकिन वोट नहीं दूंगा। उसका रीजन भी नहीं बताऊंगा। ऐसे आदमी को क्या समझाऊं, मोहन क्या जी, समझाऊं? मैं प्रेस क्लब में था 3 दिन पहले। वहां पे आपको मालूम है बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे होते हैं। और जब उनसे पूछा कि इस बार रुख क्या है, आप तो गलियों गलियों में घूमते हो, कहते मोदी तो गया। मोदी घबराया हुआ है, बीजेपी घबराई हुई है, हाथ पैर मारने की कोशिश है। 250 भी बड़ी मुश्किल से, 250 भी आएंगे नहीं। मोदी और शाह को राहुल गांधी जेल में डालने वाला है इलेक्शन की डेट के बाद, जैसे ही रिजल्ट आएंगे। और गडकरी प्रधानमंत्री बनने वाला है। ये डील हो चुकी है और ये ऐसा ही होगा। आप सोच कर देखिए, ये लुटियन गैंग का विश है कि ऐसा हो कि मोदी जी दोबारा नहीं आए। उन्हें तरक्की से मतलब नहीं है कि देश की तरक्की हुई है, हमारा नाम इंक्रीज हुआ है, हमारी कंपनीज का साइज बढ़ा है, हमारे यहां पर एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि अब हम दुनिया से बाई नहीं करते, दुनिया को बनाकर बेचते हैं। उन्हें मतलब ही नहीं है कि हमारी इज्जत दुनिया में बड़ी है। उन्हें सिर्फ अपनी इज्जत से मतलब है। वो बोलते हैं कि हमारा यहाँ पर पैग बड़ा महंगा हो गया, पहले 40 रुपए का पैग मिलता था, अभी 42 रुपए का है। उनकी दुनिया उतनी ही है 2 रुपए की, और उसी में घूमती है। इसलिए इनकी विश है। और यही बेवकूफ सेकुलर हिंदू वो हैं जो नैरेटिव्स को खड़ा करते हैं, दुनिया भारतीयों का दिमाग को भ्रमित करने का। कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं है जो ये मौका ना छोड़ते हो। तो उसी से डर है कि 300-400 पार करने में, या 2/3 मेजोरिटी को पार करने में, ये जो सेकुलर बेवकूफ हिंदू है, इसका योगदान बहुत बड़ा है। इसी को सनातनी बनाने में लड़ाई है। देखना है इस बार होगी या 29 पे होगी। ये जो नैरेटिव खड़ा करेंगे, हम बैठे हैं ना, जितना हो पाएगा हम करेंगे। दो को भी रोक दिया बेवकूफ बनने से, वही बहुत है। एफर्ट पूरा लगेगा। खैर, आज के लिए इतना ही। भैया ने आज बहुत अच्छा खासा टाइम दे दिया। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, और इतने अच्छे तरीके से 2-3 चीजें समझाई। मजा सा आ गया देखकर। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क यही है, अब की बार 400 पार। ठीक है। और कॉफी मेरे चैनल ज्योतिर्मय और कॉफी विद सुमित जैन दोनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। थैंक यू। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.